पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी ने जनता की कमर तोड़ रखी है। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों पर वहां जनता और मीडिया ने पाकिस्तान की सरकार को आड़े हाथ लिया और तेल की आसमान छूती कीमतों के लिए पाकिस्तान के लोगों ने प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। तो इमरान खान साहब ने जो पॉलिसियां दी थी, जो वादे किए थे अवाम के साथ, वो तो यही थे ना कि हम निचले तबके को जो है ना ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल वो ऊपर ही लेके जाने के प्लान में है। लोगों के गुस्से की एक बड़ी वजह यह रही कि पाकिस्तान में एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों में 1 या 2 रुपए नहीं बल्कि सीधे 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद वहां पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 160 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। हर बंदा परेशान है, लोगों के पास खाने को नहीं है और ये पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पूरे दिन ट्विटर पर #पेट्रोल प्राइस टॉप पर ट्रेंड करता रहा। यानी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता ने इमरान खान सरकार पर निशाना साधा। और कर्ज में डूबे पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई के लिए अपनी सरकार को जमकर कोसा। जनता के अलावा पाकिस्तान की सरकार वहां की मीडिया के निशाने पर भी आ गई। और तेल की कीमतों में की गई भारी बढ़ोतरी तमाम टीवी चैनलों के प्राइम टाइम की बहस का मुद्दा बन गई। आप बताएं कि ये गाड़ियां फिर पानी से चलाई जाएंगी, क्या किया जाएगा? हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है और हम ये सारा इंपोर्ट करते हैं तेल बाहर से, तो जाहिर है कि वो कीमत जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इमरान खान की सरकार पहले ही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध का सामना कर रही है। इस बार भी पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने विरोधी पार्टियों को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौर में 8 रुपए कम हुए तो 62 रुपए में लीटर तेल मिल रहा था, आज 162 में कर दिया इमरान ने। पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वहां कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने गाड़ियों का किराया बढ़ाने की मांग भी उठा दी। और यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों पर दिए भैया वाले बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, तो बयान पर माफी की मांग को लेकर पंजाब में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसकी एक तस्वीर लुधियाना से भी सामने आई, जहां यूपी और बिहार के लोगों ने उनके बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में काले झंडे लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने सीएम चन्नी और उनके बयान पर ताली बजाती नजर आई प्रियंका गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बयान पर माफी नहीं मांगने तक सीएम चन्नी का विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। जब तक चरणजीत सिंह चन्नी माफी नहीं मांगेंगे पूर्वांचल समाज से, हमारा विरोध जारी रहेगा। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लुधियाना में प्रियंका गांधी के रोड शो का भी विरोध करने की बात कही, क्योंकि 2 दिन पहले चन्नी ने प्रियंका की मौजूदगी में विवादास्पद बयान दिया था, जिसका एक वीडियो बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, जिसमें चन्नी के बयान पर मंच पर उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी ताली बजाती नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के इस बयान को यूपी में पैदा हुए संत रविदास और बिहार में पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह का अपमान बता दिया और इसके बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। सीएम चन्नी ने ये विवादास्पद बयान पंजाब के रूपनगर में हुई एक जनसभा में दिया था और जिस पर सियासी घमासान मच गया। और जब इसकी गूंज बिहार तक पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर भड़क गए और उन्होंने भी सीएम चन्नी के बयान को हैरान करने वाला बता दिया। कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। बयान पर बवाल बढ़ता देख चरणजीत सिंह चन्नी की भी सफाई सामने आई और उन्होंने अपने बयान को सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बताने की कोशिश की। संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके बयान से किनारा कर लिया। और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को हटा दिया, जिसके बाद हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में वहां के लोगों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को 1 महीने के अंदर फैसला देने को कहा है। असल में इस साल 1 जनवरी से हरियाणा में नया आरक्षण कानून लागू हुआ था, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। लेकिन इस कानून को कुछ संगठनों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी थी। अभी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन वहां से अंतिम फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट में वो रोक हटा दी है। और पंजाब में कांग्रेस को फिर झटका लगा।
पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को 3 और झटके लगे। अमृतसर से पार्टी के 3 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही वहां के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच शाम 7 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। आगरा में ताजमहल के पीछे लगी कटीली तारों को बदलने का काम शुरू हो गया। सुरक्षा के लिए वहां पुरानी हो चुकी इन तारों की जगह नई तार लगाई जा रही हैं। प्रॉपर चेन लिंक फेंसिंग डाली है। अब उससे क्या होगा, कोई जानवर या कोई इंसान उससे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 94 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकानों को नुकसान पहुंचा था। आशंका है कि अब भी मलबे में कई शव दबे हो सकते हैं। और सीरिया के इदलिब में हुए हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। रूस के गठबंधन वाली सेना ने यह हमला एक फ्यूल डिपो पर हुआ। इदलिब को विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इदलिब को एक बार फिर निशाना बनाया गया, जहां मौजूद एक फ्यूल डिपो पर हुए हवाई हमले के बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई देने लगी। और यही नहीं, वहां से भारी मात्रा में उठ रहे धुएं ने भी उस इलाके को खुद में समेट लिया। आग भी इतनी भयानक कि वहां मौजूद सभी चीजें लपटों में कहीं ढक गई। इन हालात में इस भीषण आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां मौजूद इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं और वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलगाववादियों के समर्थन के इल्जाम पर घिर गए। एक दिन पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने उस वीडियो पर रोक लगा दी, लेकिन इस मुद्दे पर घमासान भी जारी है। और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने पंजाब के अबोहर की एक रैली में किया। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बता दिया। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी विरोधियों के आरोपों पर जवाब देने में देर नहीं लगाई। ये बेईमान ताकतें इस ईमानदार जोड़ी को, इस ईमानदार पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को एक प्रोपेगेंडा बताया। और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक मकान की तलाशी के दौरान संदिग्ध बैग में बम मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गाजीपुर RTX मामले की जांच के दौरान पुलिस को इस मकान का पता चला और स्पेशल सेल ने वहां से एक संदिग्ध बैग में बम बरामद करने का दावा किया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और NSG की टीम वहां पहुंच गई। इसके साथ ही पुलिस ने उस मकान के आसपास के इलाके को भी एहतियातन खाली करवा दिया। इस वक्त हम D49 सुनार वाली गली के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर बम स्क्वाड को बुलाया गया है। बताया गया कि मकान के जिस कमरे से बैग मिला, उसमें रहने वाले संदिग्ध किराएदार पुलिस के वहां पहुंचने से पहले फरार हो गए। किराएदार ही रहते थे, अभी चंद दिनों से आए थे। वहीं संदिग्ध बैग में बम होने की जानकारी मिलने के बाद फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए वहां पहुंच गई। और NSG टीम ने बरामद किए गए बम को डिफ्यूज करने की तैयारियां शुरू कर दी। NSG के सूत्रों के मुताबिक कमरे से जो संदिग्ध बैग मिला उसे पूरी तरह सील किया गया था और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से बम बरामद किया गया, जिसके बाद वहां रखे जाने के सुराग दिल्ली पुलिस को गाजीपुर RDX मामले की जांच के दौरान मिले, जहां 14 जनवरी को गाजीपुर सब्जी मंडी के गेट पर एक बैग में RDX मिला था, जिसे NSG की टीम ने समय रहते नष्ट कर दिया था। और उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि मुख्यमंत्री पद पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का होगा। मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी, मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। और मुंबई में AC लोकल ट्रेनों का किराया दिल्ली मेट्रो की तरह करने की तैयारी है। दावा है कि AC लोकल ट्रेनों में किराया ज्यादा होने की वजह से उसमें यात्रियों की तादाद कम होती है, जिससे रेलवे का घाटा हो रहा है। इसीलिए रेलवे अब एक ऐसी योजना बना रही है जिससे मुंबई में चलने वाली AC लोकल ट्रेनों में भी सीटें भरी रहें। इसके लिए रेलवे इसके किराए में बदलाव करने की भी तैयारी कर रही है। यहाँ पर पैसेंजर आपको नजर नहीं आएंगे, इसी तरह से सीटें जो है वो खाली रहती हैं और मुख्य वजह इसके सीटें खाली रहने की है इसका किराया। बताया गया कि इस मुद्दे पर रेलवे के पास प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है और अब जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा, जिसका संकेत खुद रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने दिया। ऑफिसर की मीटिंग बुलाऊंगा
और उसमें जो भी पैसेंजर के हित में होगा वो किया जाएगा। इसके साथ ही एसी लोकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी चर्चा है। और आईटीबीपी जवानों ने बप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी। आईटीबीपी ने गाना गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके जरिए बप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में कनाडा की महिला आइस हॉकी टीम ने अमेरिका को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। कनाडा ने यह मुकाबला 3-2 से अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आग लगने से एक मकान पूरी तरह जल गया। इसके बाद इलाके के लोगों और दमकल विभाग ने मिलकर यह आग बुझाई। मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट के पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मजबूत पकड़ बना ली। उसने पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका को 95 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 116 रन बना लिए। और तीसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 59 सीटों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसलिए पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अयोध्या में होंगे। नड्डा 3 विधानसभाओं में रैली करेंगे। सबसे पहले वो अयोध्या विधानसभा के क्षेत्रीय बोर्डिंग में रैली करेंगे और इसके अलावा वो मिल्कीपुर क्षेत्र के महात्मा इंटर कॉलेज अमानीगंज में रैली करेंगे। इसके अलावा रुद्रौली विधानसभा में भी उनकी एक रैली है। वहीं सीएम योगी आज 6 रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ की आज मैनपुरी कानपुर में रैली है, जहां तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उन्नाव और लखनऊ में उनकी रैली है, जहां चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। और यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सवाल ये कि यूपी के दंगल में किसका होगा मंगल। अपना अपना दम साबित करने के लिए पार्टियों ने दिन रात एक कर दिया है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जालौन, कानपुर और उन्नाव दौरा वो करेंगे और पहले 2 चरणों में यूपी की 113 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इससे पहले कल अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ इटावा में एक रोड शो भी किया था। इस दौरान उनके चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पहले चरण, दूसरे चरण में जिस तरीके से गठबंधन ने शतक लगाया है, तीसरे चौथे चरण के बाद भी एक और शतक लग जाएगा। इन्होंने हर वर्ग को धोखा दिया है। न जाने कितने झूठे वादे किए, इनका हर वादा जुमला निकला। इसलिए जनता इनसे नाराज है। महंगाई को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। आज आपने इटावा देख ही लिया है। पूरी के पूरा इटावा सड़कों पर आ गया है। पूरा इटावा भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहता है और यहाँ सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के 85 जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। जब से गठबंधन में एक हो गए तब से पूरे उत्तर प्रदेश में लहर आ गई है और ये परिवर्तन की लहर पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर। बिहार के गया से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर आरोपियों से बदसलूकी पर कुछ पुलिस वाले गिर गए। आरोप है कि उन पुलिस वालों ने गांव वालों को उनके घर में घुसकर मारा। ये घटना 2 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें जमीन पर बैठी कुछ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के हाथ पीठ के पीछे की तरफ बंधे दिखे और उनके इर्द गिर्द कुछ पुलिस वाले भी नजर आए। गांव वालों का आरोप है कि नदी किनारे से रेत निकालने में पुलिस वाले माफिया की मदद कर रहे हैं और उनका विरोध करने पर उन्हें पीटा गया। लोग भागने लगे अश्रु गैस को देखकर। घर में ढुक करके हर घर की केवाड़ी तोड़ दिया। घर घर में जा करके सभी लोगों को मारा। ये वीडियो सामने आया तो बेलागंज विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव गांव वालों के साथ खड़े हो गए। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ, समूचे बालू उठा के ले जाइए और चारों पट्टी से इसको गांव को सुरक्षित कर दी। वहीं पुलिस ने गांव वालों पर आरोप लगाया कि पुलिस वालों पर उन लोगों ने हमला किया, इसलिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पथराव किया गया पुलिस और मजिस्ट्रेट पर। तकरीबन 9 सिपाही घायल हुए थे, जिनको चोटें आई। तो इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।
बेल्जियम में लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए वहां की सरकार ने एक कदम उठाया है, जिसके तहत बेल्जियम में लोगों को हफ्ते में 5 के बजाय अब 4 दिन ही काम करना होगा। यानी एक सप्ताह में केवल 38 घंटे काम करना होगा और 3 दिन आराम। यही नहीं, ऑफिस की छुट्टी के बाद बॉस के मैसेज से भी परेशान होने की कर्मचारियों को जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को और लंबा वीकेंड तो मिलेगा ही और इससे उनके वेतन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर वो चाहें तो बॉस से इजाजत लेकर एक हफ्ते में 38 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं, ताकि अगले हफ्ते कम काम करना पड़े। बताया गया कि ये कदम वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और काम और जिंदगी के बीच बढ़िया तालमेल बनाने के लिए उठाया जा रहा है। फिलहाल ये बदलाव अभी वहां लागू नहीं हुए हैं, केवल इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे संसद में पास होने के बाद लागू किया जाएगा। और महाराष्ट्र के बदलापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर प्लास्टिक के डिब्बे में एक तेंदुए का सिर फंस गया, जिसे बचाने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए और ये बताया गया कि उस तेंदुए का वीडियो वहां से गुजर रहे कार सवार ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे उसने वन विभाग को भेजा। उसमें वो तेंदुआ प्लास्टिक के डिब्बे से अपने सिर को निकालने की कोशिश करता दिखा, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और तेंदुए को बचाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने गांव वालों की मदद से किसी तरह तेंदुए के सिर को उस डिब्बे से बाहर निकाला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे मेडिकल सुविधाएं भी दी। तब कहीं जाकर वो तेंदुआ ठीक से सांस ले सका। और पंजाब के पटियाला में कव्वाल का वोट मांगने का अंदाज सुर्खियों बटोर रहा है। सरदार अली मतोई नाम के ये कलाकार अमरगढ़ विधानसभा सीट से पंजाब लोक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जब वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे तो उन्होंने कव्वाली को ही वोट मांगने का जरिया बना लिया। उनकी गाड़ी हो या फिर छोटी बड़ी सभाएं, हर जगह उन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। गल माछी वाड़ेदा बेनती करे हवा मानू। प्रचार के दौरान कव्वाली सुनने वाले सरदार अली के कई समर्थक भी थे, जिन्होंने ताल से ताल मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने अमरगढ़ सीट से उनकी जीत का भी दावा किया। कर्म कर देने जिस वेले ए नस्ला तार दे देने दीवाने जो भी मंग देने। इसके साथ ही सरदार अली मतोई ने लोगों को भरोसा दिया कि अगर वो चुनाव में जीते तो इलाके का विकास जरूर होगा। और पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप बाजवा भी मौजूद होंगे। हालांकि मैनिफेस्टो जारी करने से पहले सीएम चन्नी मोरिंडा से चमकौर साहिब तक रोड शो निकालेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री वहां एक महारैली को भी संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगे और पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। बीजेपी ने मणिपुर के लिए घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए इम्फाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। वहां पार्टी ने पिछड़े और गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई के लिए 25-25 हजार रुपए देने का भी वादा किया। Girls from the economically weaker sections and the backward sections will be given an incentive of 25,000 for their education and for their development. राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में एक स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में बैठे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच चौथा T20 मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बैंक और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 105 अंक लुढ़ककर 57,892 पर खिसक गया। साथ ही निफ्टी 18 अंक नीचे 17,305 पर बंद हुआ। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो टिकट कटने पर फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। अब्दुल समद अंसारी ने 2007 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन 2012 और फिर 2017 का चुनाव वो हार गए थे। इसके बावजूद उन्हें इस बार पार्टी से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब वो अपने दर्द को छुपा नहीं सके और अपने समर्थकों के बीच रोने लगे। समाजवादी पार्टी ने इस बार उनकी जगह अशफाक डब्लू को मैदान में उतारा है। ईमानदारी से हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, गांव के प्रति हमेशा हम लोगों ने खिदमत की और हमारा घर का गेट हमेशा खुला रहा। मगर आज बहुत इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी के शीघ्र नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ
इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे समाज के, जो हमारे कौम के बड़े बुजुर्ग लोग फैसला ले, उस पर लोग अमल करें। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पुलिस वालों पर भड़कने पर सियासत घमासान छिड़ गया और बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले उनकी जनसभा में पुलिस वालों ने मंच की ओर बढ़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मचती देख मंच से भाषण दे रहे अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया और उन्होंने पुलिस वालों को फटकार लगा दी। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी ने अखिलेश के इस बयान के बहाने समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा पर सवाल उठा दिए। इस प्रकार की भाषा समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश की जनता जाती है, इसका परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा। समाजवादी पार्टी हाशिए पर रहेगी। वहीं अखिलेश ने रैली में हुए बवाल के लिए पुलिस और बीजेपी के बीच मिलीभगत होने की बात कही। आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया गया। इससे पहले हाई कोर्ट ने आशीष को ये जमानत दी थी, लेकिन अब इस याचिका में ये दलील दी गई कि जमानत पर रिहा आशीष गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार किया और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने का दावा किया। पहले और दूसरे चरण में सपा का सूपड़ा साफ। कर्नाटक सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया जिसके तहत केरल और गोवा से आने वाले लोगों को अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी हुआ। आखिरकार 1 महीने की देरी से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो गई। इस प्रतियोगिता के पहले दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली की टीम ने 7 विकेट पर 291 रन बना लिए। इस मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ यश धुल ने शतक जमाया। धुल अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं और वहां से लौटने के बाद उन्होंने रणजी में ये शानदार डेब्यू किया। और बड़ी खबर यूक्रेन से। रूस की सीमा से लगने वाले यूक्रेन के एक प्रांत में भीषण बमबारी की खबर है। वहां पर बम और मोर्टार तक दागे गए, जिनकी चपेट में आम नागरिकों के आने की भी खबर है। हालांकि दावा यह है कि इस जंग में अभी तक रूस की सेना शामिल नहीं हुई है, बल्कि रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के साथ यूक्रेन की फौज ने ये जंग शुरू की है। खबर है कि विद्रोहियों के 7 सालों से सीजफायर था, जो अब जाकर टूट चुका है। विद्रोहियों ने भी यूक्रेन की फौज पर हमला किया और यूक्रेन की फौज ने भी गोलीबारी की है। और यूक्रेन के एक प्रांत में भीषण बमबारी के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमाओं से वापस लौट रही है। वहीं रूस ने भी ये दावा किया है कि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके से उसके कई सैनिक वापस लौट चुके हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर अपने आधे से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। और यूक्रेन मुद्दे पर यूएन ने भारत में अपना पक्ष रखा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने अपने बयान में ये कहा है कि यूक्रेन संकट का कूटनीतिक तरीके से समाधान हो। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से संपर्क में होने की जानकारी दी। साथ ही यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच 2015 में हुए मिन्स्क समझौते के तहत इस मुद्दे का हल निकालने की अपील की। Accordingly, we urge all parties to continue to engage through all possible diplomatic channels and keep working towards the full implementation of the Minsk agreements. और रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड नाटो का एक सदस्य देश है, जहां पहुंचते ही लॉयड ऑस्टिन ने अपने ट्वीट के जरिए साफ किया कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का साफ मानना है कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर देगा। उनके मुताबिक रूस का हर कदम दोनों देशों के बीच होने वाली जंग की तरफ इशारा करता है। जो बाइडेन ने यहां तक कहा कि रूस अपने सैनिकों की वापसी के झूठे दावे कर रहा है और इन हालात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की उनकी कोई योजना नहीं है। Yes, my sense this will happen in the next several days. एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा के ठिकानों पर छापे पड़े। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे। चित्रा पर किसी बाबा को ईमेल के जरिए स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप है, लेकिन ये बाबा कौन है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई।
आईटीबीपी के जवानों का उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग करने का एक वीडियो वायरल हो गया। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। इसी वैक्सीन नियम को न मानने की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खेलने का मौका नहीं मिला था। पश्चिम बंगाल के खेल राज्य मंत्री मनोज तिवारी बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में खेलने उतरे। इसी के साथ मनोज तिवारी ऐसे पहले मंत्री बन गए जिन्होंने मंत्री रहते हुए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हिस्सा लिया हो। हालांकि इस मैच के पहले दिन उनको मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई रेलवे को बड़ी सौगात देंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई डिवीजन की 5वीं और 6ठी रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे, जो ठाणे से दीवा के बीच बनकर तैयार हुई है। इसके शुरू हो जाने से मुंबई से दूसरे राज्यों को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को काफी फायदा मिला। इन ट्रेनों को अब उन रेल लाइन से नहीं गुजरना पड़ेगा जिन पर लोकल ट्रेनें चलती हैं। वहीं दूसरे रेल लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। 5वीं और 6ठी रेल लाइन की आधारशिला 2008 में रखी गई थी और इन्हें बनाने में करीब 620 करोड़ की लागत आई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई रेलवे को बड़ी सौगात दी जाएगी। 2 नई रेल लाइन का तोहफा दिया जाएगा, जिसके शुरू हो जाने से मुंबई के दूसरे राज्यों को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को भी काफी फायदा मिलने वाला है। और इन ट्रेनों को अब उन रेल लाइन से नहीं गुजरना पड़ेगा जिन पर लोकल ट्रेनें चलती हैं। वहीं दूसरी रेल लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। वहीं 5वीं और 6ठी रेल लाइन की आधारशिला 2008 में रखी गई थी। और वहीं कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोम्मई सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने लाल किले पर भगवा झंडा फहराने की बात कही थी। कांग्रेस लगातार इस बयान के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में रात भर धरना दिया। विधायक विधानसभा के बाहर गद्दे लेकर रात भर जमे रहे। कांग्रेस लगातार के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रही है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिन भर जारी रहा। शिवमोगा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नाराजगी का इजहार किया। इससे पहले एक दिन पहले ही केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात भी की गई थी। और कश्मीर को दहलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बल ने बारामूला से 12 ग्रेनेड बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक बारामूला गांव से सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान के दौरान 12 ग्रेनेड बरामद किए। सेना, आरपीएफ और पुलिस की टीम ने ये तलाशी अभियान चलाया। उसी दौरान ये हथियार बरामद हुए। ये हथियार कश्मीर में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए रखे गए थे, पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ये टल गया। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी पार्टी पर एक और हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर कुछ पूछे गए सवाल के जवाब में पार्टी को खुली चेतावनी दे डाली। कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी जिंदगी के इस पार्टी को दिए हैं। और पंजाब पुलिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोकने का आरोप लगा। ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बताया गया कि 2 दिन पहले बठिंडा में एक रैली के लिए जाते वक्त नड्डा के काफिले को रोका गया और उसी घटना का जिक्र करते हुए पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने पंजाब पुलिस के इस कदम पर नाराजगी जताई। साथ ही इस घटना का नोटिस लेने पर चुनाव आयोग को धन्यवाद भी किया। लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया और इसे पंजाब में मतदान से कुछ दिन पहले का ड्रामा बता दिया। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਡਰਾਮਾ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। और पंजाब में कांग्रेस को फिर झटका लगा।
पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को 3 और झटके लगे। अमृतसर से पार्टी के 3 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही वहां के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी।